In this session, we are going to study about simultaneous equation methods and specifically indirect least square method. हमारी जो simultaneous equation है वो या तो just identified है या over identified है या under identified है. Just identify वाले situation में हमारा जो way होगा वो indirect least square होगा, या फिर यूं बोलो कि इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड ILS मेथड सिर्फ और सिर्फ तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब इक्वेशन जस्ट आइडेंटिफाइड या एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है. एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड का मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक वेरिएबल का एक ही वैल्यू आता है तो उसको हम एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड बोलेंगे. So the method of obtaining the estimate of structural coefficient from the OLS estimate of the reduced form coefficient. इसमें क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चरल इक्वेशन को हम रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन में लेकर आते हैं और वहां से हम रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन से रिड्यूस्ड फॉर्म एस्टिमेटर को निकालते हैं जिसके थ्रू हम स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स को निकाल सकते हैं. इसीलिए इसको इनडायरेक्टली स्क्वायर मेथड कहा गया है क्योंकि ये इनडायरेक्टली रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन बना के वहां के एस्टिमेट से ओरिजिनल स्ट्रक्चरल एस्टिमेट्स को निकालता है. इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड को निकालने के 3 स्टेप्स हैं. पहला स्टेप कि हमारे जो स्ट्रक्चरल इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन से हम रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन को निकाल के लेकर आए. रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन इस तरीके निकालने के बाद हमारा जो एंडोजीनियस वेरिएबल है वो किसका फंक्शन होगा, सिर्फ प्री डिटरमिन्ड वेरिएबल का और स्टोकेस्टिक एरर टर्म का, यानी कि अब वो किसी और दूसरे एंडोजीनियस वेरिएबल का फंक्शन नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल CT यानी कि कंजम्पशन फंक्शन को अगर हम लेते हैं तो बीटा नॉट प्लस बीटा 1 YT प्लस UT एरर टर्म. दूसरी तरफ हम आइडेंटिटी देखते हैं तो YT is equal to CT plus I और you can say saving. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि CT डिपेंड करता है YT के ऊपर. यहाँ पर YT हमारा endogenous वेरिएबल है. So we have to remove the endogenous variable from here ताकि हम OLS यहाँ पर अप्लाई कर सकें. So after reducing the equation, जो सेकेंड स्टेप हमारे पास आता है वो क्या है कि अब हम यहाँ पर OLS को अप्लाई कर देंगे. OLS को अप्लाई कर देंगे उसका रीजन क्या है कि अब हमारे पास जो प्री डिटरमिन्ड वेरिएबल है यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका स्टोकेस्टिक डिस्टर्बेंस से कोई कोरिलेशन नहीं है. अब जो एस्टिमेटर आएगा वो कंसिस्टेंट आएगा. कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम सैंपल साइज को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो हमारा ट्रू एस्टिमेटर है उसके करीब जाती चले जाएगी हमारी एस्टिमेटर की वैल्यू. अब हमारा तीसरा स्टेप आता है. थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि अब जब हमारे पास रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन का एस्टिमेटर आ गया है उसके थ्रू हम ओरिजिनल स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट को निकाल सकते हैं, ओरिजिनल स्ट्रक्चरल इक्वेशन के एस्टिमेटर को निकाल सकते हैं. इस तरह से हम इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड को करेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर क्या है कि जो हमारी रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन है, रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन का कोफिशिएंट यानी कि पाई उसका जो पैरामीटर है वो अनबायस्ड भी है और कंसिस्टेंट भी है. पर जो स्ट्रक्चरल इक्वेशन है, द सेकंड प्रॉपर्टी कि जो स्ट्रक्चरल इक्वेशन है उसका जो पैरामीटर है अल्फा कैप और बीटा कैप, इसको हम बीटा कैप और अल्फा कैप बोलते हैं, ये हमारा कंसिस्टेंट है पर ये अनबायस्ड नहीं है. तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि हमारा इन जनरल ILS जो होता है वो एफिशिएंट एस्टिमेट दे ये जरूरी नहीं होता. So overall, it will give you a consistent estimator, not necessarily efficient, not necessarily unbiased. Assumptions of indirect least square method. सबसे पहला है कि जो हमारी स्ट्रक्चरल इक्वेशन है वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड होनी चाहिए, ओवर आइडेंटिफाइड नहीं होनी चाहिए. अंडर आइडेंटिफाइड इक्वेशन की हम बात ही नहीं कर रहे हैं. उसका रीजन ये है कि हम किसी भी टेक्निक मेथड से अंडर आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चरल इक्वेशन से एस्टिमेटर को नहीं निकाल सकते हैं. दूसरा अजम्पशन है कि जब हम रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन निकाल लें
तो हमारी जो अजम्पशन है OLS की वो हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। दैट मीन्स कि जो हमारा प्री डिटरमिन्ड वेरिएबल है उसका कोई रिलेशन वो कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए एरर टर्म के साथ। तीसरा चीज है कि हमारे जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं जिनका हमने इस्तेमाल किया है कंजम्पशन फंक्शन में इनकम का या कंजम्पशन का, उनको हमने करेक्टली एग्रीगेट किया हुआ होना चाहिए। एंड द फोर्थ इज जो हमारे एक्सोजीनियस वेरिएबल हैं मॉडल के, मॉडल मींस जितनी भी हमारी इक्वेशंस हैं, 2 हैं 3 हैं, उन सारी इक्वेशंस को मिला के वो मॉडल बनता है। तो एक्सोजीनियस वेरिएबल है हमारी मॉडल के, वो आपस में परफेक्टली कोलिनियर नहीं होने चाहिए क्योंकि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। कोलिनियरिटी तो आएगी पर परफेक्ट कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड ILS मेथड। हम इसमें डिमांड और सप्लाई फंक्शन का मॉडल लेते हैं। मॉडल क्योंकि 2 इक्वेशंस हैं और इक्वेशंस डिमांड फंक्शन इक्वेशन है और सप्लाई फंक्शन इक्वेशन है। डिमांड फंक्शन इक्वेशन है हमारी क्यू टी इज इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 पी टी प्लस अल्फा 2 एक्स टी, just a second, अल्फा 2 एक्स टी प्लस u1 टी। सप्लाई फंक्शन है हमारा क्यू टी इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 पी टी प्लस u2 टी। अब जैसा हमने आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम में पढ़ा था कि हम किसी भी मॉडल में इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं रैंक और ऑर्डर कंडीशन से। सो रैंक और ऑर्डर कंडीशन से आइडेंटिफाई करने के बाद हमने देखा कि जो सप्लाई फंक्शन है हमारा वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है जबकि डिमांड फंक्शन हमारा आइडेंटिफाइड नहीं है। अब हम अपने स्ट्रक्चरल मॉडल का रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस लेते हैं। रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस में अगर हम देखें तो अब हम निकालेंगे पी टी, दिस इज इक्वल टू पाई नॉट प्लस पाई 1 एक्स टी प्लस डब्ल्यू टी। सप्लाई फंक्शन का रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन इज पाई 2 प्लस पाई 3 एक्स टी प्लस वीटी एरर टर्म। यहां पर पाई क्या है? ये है आपकी रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट। रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट हमारी इन कॉम्बिनेशन, दिस इज नॉन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट। ये नॉन लीनियर कॉम्बिनेशन है स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट का। W और V क्या है हमारे? ये हमारे लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं स्ट्रक्चरल इक्वेशंस के। स्ट्रक्चरल disturbances, U1 and U2 के। Now the step 2 में we have taken out the reduced form equations। और reduced form equations में हम क्या देखेंगे कि जो endogenous variable है हमारा, अब वो एक dependent variable है और वो सिर्फ और सिर्फ function है exogenous variable का और error term का, stochastic disturbances का। अब वो किसी दूसरे एंडोजीनियस वेरिएबल का फंक्शन नहीं है। अब इस इक्वेशन से इस रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन पे हम OLS को अप्लाई कर सकते हैं और OLS अप्लाई करके हम रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन के पैरामीटर्स को निकाल सकते हैं। सो व्हेन वी टेक आउट द एस्टिमेट्स, तो एस्टिमेट्स इस तरीके से होंगे। आपका पाई 1 कैप, दिस इज नॉर्मल OLS हम लगा रहे हैं, स्मॉल p t x t by
xt square. Pi naught cap is equal to p minus pi 1 cap x bar. Pi 3 cap is again equal to pi 3 cap is qt xt summation xt square, and pi 2 cap is q bar minus cap x bar. So this is the OLS we have applied. स्टेप 3 हमारा क्या है? स्टेप 3 में हमें रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन से स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट के पैरामीटर को निकालना है. अब यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है? डिटरमाइन करना स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट को. स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट को. अब अगर हम यहाँ पर एस्टिमेट करते हैं तो हम पहले देख चुके हैं कि सप्लाई फंक्शन हमारा एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है, जबकि डिमांड फंक्शन हमारा आइडेंटिफाइड नहीं है. तो ओवर हियर वी हैव बीटा नॉट इज इक्वल टू पाई 2 माइनस बीटा 1 पाई नॉट. दूसरा हमारा कोफिशिएंट है बीटा 1 इज इक्वल टू पाई 3 बाय पाई 1. So now we can take out the estimate of these parameters और अब हम reduced form coefficients का निकाल सकते हैं. If we take any sample, we can take it out beta naught cap pi 2 cap minus beta 1 cap pi naught cap. So if we take any sample, हम इसको straight away estimate निकाल सकते हैं structural equation का beta 1 cap pi 3 cap and pi 1 cap. So this is how we take out ILS estimator. Next, we are going to do 2 ILS. So this was ILS method. In the next video, we are going to study 2 ILS method. Thank you.